बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लेक्चर फाइव पढ़ने वाले हैं। सो लेक्चर 5 है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लीडिंग स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। कौन कौन सी हैं, क्या क्या है। ओके, सो अगर हम बात करें, सबसे पहले आती है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कोई भी आप नेशनल पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तीन चार चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक जर्नल फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना है, और कोई भी आपको, अगर आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बारे में इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर्मेट कुछ ऐसा है। सबसे पहले आपको पढ़ना है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका प्रेसिडेंट कौन है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रेसिडेंट उनका कौन है। ओके, फाउंडेड ईयर, ये आपको पढ़ना है, किस साल में हुई थी। उसके बाद आपको पढ़ना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, किस बेसिक एम के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। उसके बाद जो आपको चीज़ उसमें पढ़नी है वो है इंडेक्स, कि वो ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडेक्स तो नहीं लाती, कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स तो नहीं आती। और करंट में थोड़ा उसके लिए पढ़ लो कि करंट अफेयर्स के रिलेटेड, कि क्या रिसेंट कोई उसने कुछ किया तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन ने। सो ये ब्रॉड ब्रॉड चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। और मैं देखता हूँ अगर मुझे कुछ और याद आता है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन नॉर्मली यही फॉर्मेट रहता है। हेडक्वार्टर क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, फाउंडेड ईयर कौन है, उनका एम क्या है, बेसिक एम, कोई इंडेक्स तो नहीं करते रिलीज, अगर करते तो कौन सा करते, और करंट के रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ में है तो वो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अपनी आज के ऑर्गेनाइजेशन की। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मॉन्ट्रियल कनाडा में, ICA, और इट इज़ नॉट ICA, इट इज़ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ऑफ एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ICAO। हेडक्वार्टर्स हैं मॉन्ट्रियल कनाडा में। फाउंडेड कब थी, 1951 में। प्रेजेंट जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं सैल्वेटोर सिएंटानो, कुछ ऐसा ही नाम है। रिप्रेजेंट 43 एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स फ्रॉम ओवर 36 कंट्रीज। अकाउंट फॉर, ये आपको याद रखना, अकाउंट फॉर 36% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स रिप्रेजेंटेटेड बाय द ICA। ICA में 36% जो टोटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंडर है, कोऑपरेटिव्स जो है। अब इसका काम क्या है, ये प्रमोट करती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। सो इसका बेसिक एम जो मैं बात कर रहा था इज द फूड सिक्योरिटी। तो ये आपको याद रखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हिट करती है, दैट इज फूड सिक्योरिटी। टू टेक कंक्रीट एक्शन फॉर प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। अब ये एक मिसलीनियस चीज़ है, एक एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट का एंगल। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। And it works very closely with FAO, जर्नल कमेटी फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेशन इन द EEC, ये आपको याद रखना है, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स। इनके साथ ही क्लोजली काम करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये जो बाकी जो है फेडरेशन, आप जब ये पढ़ेंगे तो इनका भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि ये क्या है। आगे हम बात करते हैं, द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बैंकिंग एसोसिएशन। हेडक्वार्टर्स जो इनके हैं वाशिंगटन DC में है। जो इनके CEO हैं वो है टिमोथी के जिमरमैन। ओके, द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बैंकिंग एसोसिएशन वाज सेट अप इन 1922, ये आपको याद रखना है, बाय नेशनल कोऑपरेटिव बैंक्स। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्होंने इस एसोसिएशन को बनाया था, एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके ये एसोसिएशन बनाई है। इसका काम क्या है, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, टू प्रमोट कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच कॉपरेशंस, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कोऑपरेटिव बैंक्स थ्रू एडवाइस एंड असिस्टेंस। देखो, बेसिकली जब कोई एसोसिएशन बनती है या जो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसका बेसिकली काम यही होता है कि वो एड करती है और एडवाइस करती है। वो बेसिकली एडवाइस और असिस्टेंस, किसी केस में वो असिस्टेंस भी देती है। ओके, जैसे इस केस में ये असिस्टेंस दे रही है, तो उसका बेसिक फंडा यही है, वो एडवाइस करती है कि आपके लॉज कैसे होने चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, आपको क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं ऑडिट के लिए, क्या क्या लॉज आपको जनरल फॉलोज करने पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ वो एसोसिएशंस या वो ऑर्गेनाइजेशंस आप में हेल्प करते हैं। टू रिसर्च एंड स्टडी सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव वैल्यूज एज वेल एज अलाइड टू बैंकिंग। सो जो कॉमन चीज़ें रहती हैं उनको ये ना स्टडी करते हैं, और वही जो मैंने आपको बोला कि लॉज बनाती है।
हैज़ 49 मेंबर्स, प्रेजेंटली इसके 49 मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, वो इनको टैकल करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव फिशरीज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लो क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है आईसीए की। तो इट हैज़ 26 मेंबर्स from 21 countries. It has been organizing seminars, workshops on fisheries in the developing. इसका थीम इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, मैनेजमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स, बिजनेस डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉपरेटिव सेक्टर। बड़ा ही आसान है, इतने से लंबी सी कहानी है, कुछ नहीं है। ये है गवर्नमेंट और कॉपरेटिव सेक्टर के रिलेशंस को मेंटेन करना, उनको ग्रो करवाना, वही इनका काम है, वही इनका थीम है। इनकी दो स्टडीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो कि बेसिकली इन्होंने दी थी फॉर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम फॉर फिशरीज कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कि अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं फिशरीज के मतलब रिलेटेड, या जैसे मैं बात करूँ वो वाले यहाँ पे फिशरीज डेवलपमेंट के जो स्कोप्स हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, तो उनके लिए ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज़ इंटरनेशनल हेल्थ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है? ब्रूनो रॉयलैंड्स हैं। इट्स अ सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गई आपको ये वर्ड जो हमने पढ़ा था पीछे, मेंबर, एसोसिएट और सेक्टोरल, मतलब कि जो आईसीए है उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट है, इट्स अ पार्ट, एक सेक्टर है ना पूरा, देखो हेल्थ सेक्टर को टारगेट कर रही है, तो उसका एक पार्ट है सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीए विच ब्रिंग्स टुगेदर cooperatives within the ICA membership that provide health care to their members or provide self employment for health professionals और इंटीग्रेट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। बोलने की मतलब इसका ये था कि आईसीए के जो मेंबर्स हैं, लेट अस सपोज उनके 50 ऐसे मेंबर्स हैं जो हेल्थ के रिलेटेड काम करते हैं, तो ये 50 ने मिलके बना दी IHCO, इंटरनेशनल हेल्थ। तो इसको हम बोलते हैं सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फाउंडेड कब हुई थी? 1996 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ये एक फोरम प्रोवाइड करती थी, किसके लिए? डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ इश्यूज, इंफॉर्मेशन टू यूएन, national governments and media, role of health cooperatives, development of health cooperatives, collaborate with other sectoral organization and thematic committees of ICE structure। और IHCO has two regional entities, ये आपको याद रखना है, फॉर एशिया, फॉर पैसिफिक। ये सवाल है, ये सवाल है। एशिया पैसिफिक हेल्थ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन APHCO एंड यूरोप organization. These two regional sectoral organization organizes meeting and activities in their respective region. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉपरेटिव्स एंड ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का रिलेशन क्या है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे ILO के बारे में। 1919 में अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, सबको पता है, इसके बारे में पढ़ लेना, गूगल कर लेना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो फैक्ट्स थे, 2-3 फैक्ट्स जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। It is the first UN specialized agency in 1946 and is based in Geneva with a network of offices in more than 40 countries. ILO is unique among international organizations. ये यूनिक है, पहले तो ये फर्स्ट थी, अभी एक ये यूनिक भी है इन इट्स ट्राई पार्टी नेचर। अब ट्राई पार्टी नेचर क्या है? Governments, trade unions, and employers are all represented at the International Labour Conference and on the ILO governing body. Normally जितनी भी हमारी UN है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उसमें ये ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स, ये चीज़ें नहीं होती। उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स होती हैं, और यूनियंस हो सकती हैं अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो, अदरवाइज गवर्नमेंट्स मोस्टली वही होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी, इसकी नेचर है ट्राईपैट, इसमें से गवर्नमेंट्स, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयज़ तीनों साइड से मेंबर्स हैं, और वो इसकी हाईएस्ट बॉडी जो है इसकी गवर्निंग बॉडी, उसमें बैठते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे रिलेशंस। इन 1919 जब ये बनी, एल्बर्ट थॉमस, एन एक्टिव कॉपरेटर, ये आपको याद रखना, बिकम्स ILO's फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, वो इसके पहले DG बने। He pushed actively for giving cooperatives an equal say in ILO vis-a-vis employers and workers। उनका ये था कि जो कॉपरेटिव्स में एम्प्लॉयर हैं या जो वर्कर्स हैं,
उनका से भी सेम होना चाहिए जैसे इंटरनेशनल लेबर, क्योंकि ये लेबर के बारे में बात करें। अब आईएलओ को पहले समझ लो। आईएलओ का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लेबर लॉज हैं, कैसे लेबर लॉज होने चाहिए, क्या उनका होना चाहिए, वो सारा कुछ जो है वो आईएलओ हमें बताता है, और जो भी कंट्रीज़ हैं वो वहाँ से गाइडलाइंस लेती है। सो दैट्स वाई ही सेड दैट इक्वल से होना चाहिए इन द आईएलओ ऑफ कौन से कोऑपरेटिव्स का। सो हुआ क्या क्या 1924 में फर्स्ट इशू ऑफ आईएलओ कोऑपरेटिव्स इंफॉर्मेशन विच कंटिन्यू फॉर ओवर 60 ईयर्स। ये कुछ एक हैपनिंग हुई थी, आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल कॉर्पोरेशंस बिगेन बिटवीन आईएलओ एंड कॉपरेटिव्स। 1996 में क्या हुआ, रिकमेंडेशन नंबर 127 कॉपरेटिव्स में क्या था, डेवलपिंग कंट्रीज इज अडॉप्टेड। देखो रिकमेंडेशन नंबर 127, ये आप थोड़ा सा इसको गूगल करें तो आपको पढ़ लें कि ये क्या है। 1998 में डिसेंट वर्क अडॉप्टेड एज अ एम ऑफ आईएलओ। ये जो चीज़ें हैं ना, और 2002 में रिकमेंडेशन नंबर 193 अडॉप्टेड। ये थोड़ा सा इनको कर लें गूगल, ये डिसेंट वर्क वन दिस, क्योंकि आपको सीधा ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि रिकमेंडेशन नंबर 127 ऑफ आईएलओ डील्स विद, चार ऑप्शंस होंगे आपको बताना है। डिसेंट वर्क अडॉप्टेड एज द एम ऑफ आईएलओ डील्स विद, आपको नाम बताना है। और रिकमेंडेशन नंबर 193 अडॉप्टेड डील्स विद, ये तो मैं अगर मैं आपको बता दूँ कि किनके साथ डील करते हैं, फिर आप इनको पढ़ोगे नहीं। तो जब आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जब पढ़ोगे नहीं तो मे बी डील्स पे क्वेश्चन ना आए, कुछ और पे क्वेश्चन आ जाए, तो आपने से डील्स ही पढ़ा होगा तो बोलोगे कि यार सर ने गलत पढ़ा दिया। सो इसलिए मैं नहीं बता रहा, आप खुद गूगल करो और देखो कि ये क्या है, और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रिलेशंस की, तो आईएलओ और कोऑपरेटिव्स ने साइन किया था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, 2004 में। एम्फेसिस द रोल विद विच कोऑपरेटिव्स कैन प्ले इन वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजीज। और ये क्या थे, मैंने ऐसे लिख दिए, आप एक बार पढ़ लो। देखो एसडीजीज हो या एमडीजीज हो या कोई भी जीज हो, एज फॉर एज यूएन हो या कोई और हो, वो बड़े कॉमन थीम्स पे रहते हैं। सबसे पहला थीम होता है पॉवर्टी, ये आपको ऐसे याद रखना चाहिए। एजुकेशन, ये आपको याद रखना है। इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी भी होता है, मेटरनल पे होता है, ओके। देन डिजीजेस पे हो गया, देन एनवायरनमेंट पे हो गया। तो ऐसा इसको याद रखो, पॉवर्टी, एजुकेशन, इक्वालिटी, मोर्टेलिटी, मैटर मैटरनल हेल्थ टारगेट्स, डिजीज़ और एनवायरनमेंट। कुछ भी बना लो एक्रोनिम, कोई भी होगा, यूएन होगा, कुछ भी होगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट है। तो एक्रोनियम्स आपको बनाने चाहिए, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो आपको सिर्फ वहाँ पे चार ऑप्शन देके आपको आंसर दिखना चाहिए। और अगर हमें ब्रॉड, वो तो आगे दीज आर द स्पेसिफिक टारगेट्स क्या थे। और ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ, द आईएलओ एंड आईसीए हैव एग्रीड टू, अगर इनमें कोई रिलेशंस बना है तो उन्होंने ब्रॉड बेसिस पे वो किन चीज़ों पे एग्री किए, ये आपको ब्रॉड एस्पेक्ट में आइडिया होना चाहिए। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम, कोई भी टेक्निकल कॉर्पोरेशन लेटर सपोज एग्रीकल्चर में जो नई न्यू टेक्निक्स का अगर कोई यूज़ करना है, ठीक है, टेक्निक्स का, तो उससे लेबर लॉज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेबर जो लॉज होंगे उन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो स्टडी करना है विद कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। रिड्यूसिंग पॉवर्टी भी हमें करनी है रिड्यूस, और हमें जॉब्स भी एट द सेम टाइम प्रोड्यूस करने। वर्क ऑन स्केलिंग अप सक्सेसेस टू नेशनल लेवल इन कोलैबोरेशन विद नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलो ये तो एक नॉर्मल सा पॉइंट है। इन्फ्लुएंस द पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी पेपर्स, ये एक काइंड ऑफ पेपर्स होते हैं, ओके। प्रोसेस बाय वर्किंग टुगेदर टू इनकॉर्पोरेट कोऑपरेटिव पर्सपेक्टिव टू पीआरपीएस। देखो पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी पेपर्स ये हर साल पब्लिश होते हैं, ओके। यू कैन गूगल इट कि कौन सो करता है पब्लिश, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन दीज आर द पेपर्स। और इसमें बताया जाता है कि क्या क्या स्ट्रेटजीज़ है, क्योंकि ये मुझे इसके नाम से जो है, और जो थोड़ा सा इसके बारे में जानता हूँ, उसको पब्लिश कौन करता है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप कर लेना गूगल की क्या है। इसमें मोस्टली क्या होता है, ये वो पेपर है इसमें स्ट्रेटजी डिफाइन की जाती है डिफरेंट, कि हम किस किस तरीके से पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसमें भी इन दोनों का रोल है। क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल द कंट्रीब्यूशन दैट कोऑपरेटिव्स कैन हैव ऑन पॉवर्टी। देखो बेसिक फंडा आपको समझ आ गया, पॉवर्टी
इनका रिलेशन जो आपस में क्या है वो है पॉवर्टी को हमें कम से कम करना है। ओके, सो नेक्स्ट जो थी वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव वर्ल्ड वाइड। ये भी एक कोऑपरेटिव है, 17 मेंबर्स हैं 16 कंट्रीज में। इट इज़ एन एक्टिव इन डिस्कसिंग कंज्यूमर इश्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू कोऑपरेटिव्स एट इट्स एनुअल मीटिंग। ठीक है, कंज्यूमर इंटरेस्ट, अब इसको कुछ और नहीं समझना। एक कोऑपरेटिव है और यहाँ पे आपका कंज्यूमर है, दिस इज कोऑपरेटिव। तो ये स्टडी कर रहे हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, ताकि जो आप प्रोड्यूस करते हैं या जो भी आपका काम है, इकोनॉमिक है या सोशल है, कुछ भी है, आप उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। सिंस द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इट हैज बीन इन्वॉल्व इन मॉनिटरिंग एंड प्रमोटिंग एनवायरनमेंटल अवेयरनेस अमंग इट्स मेंबर्स। तो एनवायरनमेंट एंगल भी कहीं ना कहीं इसमें ऐड किया गया, लेकिन मोस्टली इसका काम जो है वो है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना। सो दिस इज ऑल गाइस। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा एक टॉपिक मुझे लगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थोड़ा सा, इसको मैं करंट अफेयर टॉपिक क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था। इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर, ये फर्स्ट टाइम ट्रेड फेयर हुआ है, सो इसलिए इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर। करंट अफेयर्स का टॉपिक है। आई होप कि आप सारे इसको देखेंगे, ये बड़ा मुझे जहाँ तक लग रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। आपका कोई भी कमेंट हो, आपको कुछ चीज़ पूछनी हो, कुछ समझना हो, डू कमेंट, डू हिट द लाइक बटन एंड डू मोटिवेट अस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। You call in my life, you break the line, I'm falling for you.